नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है और मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूँ, दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज वर्ल्ड स्पाइन डे के सेकंड एपिसोड पे मैं आपको क्लिपिंग दिखाऊंगा जिसमें मैं अपनी जर्नी के बारे में कि मैं स्पाइन सर्जन बना ही क्यों और स्पाइन सर्जन बनने से मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है वो मैं दिखाऊंगा। वर्ल्ड स्पाइन डे पे मैंने एक स्पीच दी थी और इसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैंने स्पाइन सर्जरी चूज करी और इसमें कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि मेरे पेशेंट्स को पता चले कि स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और अच्छी जगहों पे अच्छे हाथों में करे जाएं एक डेडिकेटेड स्पाइन सर्जन के थ्रू, तो रिजल्ट्स अच्छे ही आने हैं। तो देखिए मेरी जर्नी, और ये है एपिसोड 2, एपिसोड 3, 4, 5 आगे भी आने हैं, उनको भी देखते रहिएगा। धन्यवाद। वर्ल्ड स्पाइन डे एक वार्षिक आयोजन है जिसका उद्देश्य रीढ़ की हड्डी में दर्द और विकलांगता के बारे में जागरूकता फैलाना है और हम सब उसी सिलसिले में एकत्रित हुए हैं। तो एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस गैदरिंग में। एंड नाउ द स्टेज इज ओवर टू डॉक्टर सौरभ कपूर फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। नमस्कार जी। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली मेरी जर्नी के बारे में होगा, शुरू से लेके अब तक। हमको बहुत टेक्निकल बात नहीं करेंगे, मैं बात करूंगा कि कैसे मैंने शुरू किया और कैसे हम आगे बढ़े, और मेरे बात के जो स्पीकर्स हैं वो भी इसी बारे में बात करेंगे कि स्पाइन हेल्थ कैसे ठीक करी जाए और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसे हो जाती है तो उसके बाद में रीहैब कैसे होता है। तो ये सब बहुत जनरल पब्लिक के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। ये लाइट्स बंद हो सकती हैं, फटाफट बंद करो। ठीक है, इसको वो करो। हाँ, लाइट्स ऑफ कर देंगे। हाँ जी। मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं स्पाइन सर्जन बना क्यों, मेरी क्या यात्रा रही और क्यों स्पाइन सर्जरी मैंने चूज़ करी, इस बारे में बात करूँगा। और सबसे पहली ये स्लाइड है। तो जो पहला बंदा था जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, तो उससे पूछा गया कि आपने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब क्यों किया, तो उसका ये जवाब था क्योंकि वहाँ है। उसके पास एक चैलेंज था, तो दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज था जो पहले कोई नहीं कर पाया था, तो उसने माउंट एवरेस्ट इसलिए क्लाइंब किया क्योंकि उसको करना था और उसको प्रूव करना था अपने आप को कि मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने भी स्पाइन सर्जरी इसलिए ली। मुझे लगता है स्पाइन सर्जरी सबसे मुश्किल है और इसमें रिजल्ट्स अच्छे देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रहता है, लोग डरते हैं स्पाइन सर्जरी से। तो अगर मैं अच्छे रिजल्ट दे सकता हूँ स्पाइन सर्जरी में, तो ज़रूर मैंने कुछ ऐसा किया है जो शायद बाकी लोग ना कर पाए। तो ये मेरा चाइल्डहुड है, मैं बच्चा शैतान था, मैं इतना पढ़ाई वढ़ाई में तो इतना कुछ खास नहीं था बचपन में, बट धीरे धीरे मेरी इंटरेस्ट बनता गया। और इंटरेस्ट इसलिए बना कि मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स थे। तो मेरे फादर थे, वो प्रोफेसर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं लोकनायक हॉस्पिटल में, एंड इज स्टिल प्रैक्टिसिंग। तो मेरी मदर तो स्कूल टीचर थी, तो टीचर्स की होने की वजह से उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया एकेडमिक्स में। फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया, मैंने 2001 में MBBS ज्वाइन करी, मेरा इंटरेस्ट में सिलेक्शन भी हो गया था और 2007 में मैं MBBS में चला गया था। उसके बाद मेरे फादर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो मेरा फिर इंटरेस्ट उसकी तरफ थोड़ा जाना शुरू हो गया था। बट ऑर्थोपेडिक्स में स्पाइन पेशेंट्स क्यों, क्योंकि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरी जान पहचान, मैंने देखा स्पाइन पेशेंट्स को और मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड यही पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो इनको होती है और हर चीज़ का इलाज दवाई तो नहीं है, सर्जरी तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर जो सर्जरी करना चाहता है वो भी डरता है कि कॉम्प्लिकेशन हो गया तो बाद में गिल्ट फीलिंग से रहना पड़ेगा, और पेशेंट तो डरता ही है कि ऑपरेशन करने के बाद लेट जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, इस तरह की बातें चलती हैं। बट मैं ये भी जानता था कि दुनिया में स्पाइन सर्जरी होती है, ऐसे सेटअप्स हैं जहाँ स्पाइन सर्जरी करके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो फिर मेरा धीरे धीरे रुझान वहाँ बढ़ता गया। जो मेरा हॉस्पिटल था वहाँ पे सिर्फ स्पाइन सर्जरी उन पे ही की जाती थी जो पैराप्लेजिक हैं, जिनको स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, तो उनमें ज़्यादा रिस्क वैसे ही नहीं है ऑपरेशन के बाद में। तो सिर्फ या फिर TB पेशेंट है, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बिस्तर पे लेटा हुआ है, लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए वैसे ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिफेंसिव खेलते थे। एनीवेज, फिर मैंने स्पाइन सर्जरी लेने की सोची, तो दोनों ही डरते हैं, मैंने आपको समझा दिया। तो मेरा सिलेक्शन हो गया MS ऑर्थोपेडिक्स में और मुझको अपना माउंट एवरेस्ट भी मिल गया था कि मुझे ऑर्थोपेडिक्स लेनी है। वैसे उसका जो रैंक ऑर्थोपेडिक्स में लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ी कि मेरा इतना रैंक आए कि मैं ऑर्थोपेडिक्स ले पाऊँ। वो मिल गया मुझे। और उसके बाद में मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स करी 2011 GMC चंडीगढ़ में। तो डॉक्टर राज बहादुर होते थे, प्रोफेसर राज बहादुर अभी भी हैं, जो वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डायरेक्टर प्रिंसिपल थे।
वो पंजाब एरिया के बड़े रिनाउंड स्पाइन सर्जन थे। तो मैंने स्पेसिफिकली वही चूज़ किया अपनी काउंसलिंग में, ताकि मैं वहाँ पे देख पाऊँ कि भी गवर्नमेंट सेटअप में स्पाइन सर्जरी में कितना एक्सपोजर होता है, पेशेंट्स कैसे रहते हैं। और वो 3 साल मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइन सर्जरी ही असिस्ट कराई थी। उसके बाद मैंने सीरियस रेजिडेंसी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में करी, ESI हॉस्पिटल्स में करी, टोटल 4.5 साल। 2015 में मैंने डिसाइड किया कि मैं UK जाके अपनी स्पाइन स्पेशलिटी ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि मेरे जितने भी मेंटर्स वहाँ थे, जितने भी सीनियर्स थे दिल्ली इंडिया में, वो मुझे कहते थे कि आपको वहाँ जाना चाहिए। और उसमें भी क्वींस मेडिकल सेंटर है नॉटिंगम में, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है, जहाँ पे स्पाइन सर्जरी के साल के 1200 केस किए जाते हैं, और वहाँ से बहुत सारे स्पाइन सर्जन बन के निकले हैं। तो मुझे वहाँ पे मिल गया वहाँ पे, और मैं 3.5 साल वहीं पे रहा, जिसमें 2.5 साल मैंने ट्रेनिंग करी और 1 साल मैं एक कंसल्टेंट था वहाँ पे। और 2020 में मैं इंडिया में वापस आ गया। अब इंडिया में वापस आने का मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था, और उस टाइम पे कोरोना भी शुरू हो गया था, तो जॉब्स इतनी थी नहीं। और तब सबसे ज़्यादा जो मुझे याद आते हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में फ़र्क लेकर आए, वो डॉक्टर शेखर अग्रवाल थे। तो वो यहाँ पे थे, ही वॉज अ विजनरी, ही वॉज फ्रेंड ऑफ माई फादर ऑल्सो। और उनका एक था कि उनको एक स्पाइन सर्जन रखने हैं यहाँ पे, और इस डिपार्टमेंट को आगे लेके जाना है, स्पेशली जो नया वाला हॉस्पिटल है। तो इन्होंने मुझे सबसे पहले यहाँ पे नौकरी दी, तो एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे, यहाँ से धीरे धीरे करके मैं शुरू हो गया। तो मेरा पर्पस, उद्देश्य यही रहा है कि 3 है मेरे। एक तो कि रीढ़ की हड्डी के जो रोगी हैं उनके जीवन को एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ में कैसे लेकर जाया जाए। अगर कोई स्पाइन का पेशेंट है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ होती है, और उसी उम्र के, उसी फिटनेस के बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे होगी। तो मेरा था कि यहाँ से यहाँ ले आऊँ। ऑब्वियसली सुपरमैन तो नहीं बना सकता कि, लेकिन एक नॉर्मल एक क्वालिटी ऑफ लाइफ तक मैं ले आऊँ, जो कि एक आम भीड़ का हिस्सा बन जाए वो। और दूसरा ये कि मैं मॉडर्न टेक्निक्स लेकर आऊँ स्पाइन सर्जरी में, ताकि आउटकम्स अच्छे हो, इन्फेक्शन रेट्स कम हो, ब्लड लॉस कम हो, आपका जल्दी रिकवरी हो। और मैं कह सकता हूँ, अगर आप जो मेरे स्पाइन के पेशेंट्स हैं, अगर आपको कल कभी नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ गया, भगवान ना करे, तो आप ये याद रखना कि स्पाइन सर्जरी के बाद में आपकी रिकवरी नी रिप्लेसमेंट के मुकाबले कम से कम 10 गुना जल्दी हुई होगी। और ये पेशेंट्स जो होते हैं सेकेंड डे वॉक करके जाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं, ये सब आप सब इसके गवाह हैं। तो तीसरी बात ये थी कि मैं स्पाइन सर्जरी का जो डर है वो लोगों के दिमाग से निकाल दूं। तो इसके लिए मैंने माइक्रो एंडोस्कोपिक सर्जरी शुरू करी, जिसमें छोटे छोटे कट से अपनी सर्जरी होती है, एंडोस्कोप डाल के करते हैं, उससे ब्लड लॉस कम होता है, रिकवरी जल्दी होती है, इन्फेक्शन रेट्स कम होते हैं, पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। और ये पहला सेंटर है सेंट्रल दिल्ली में, जहाँ पे फ्यूजन सर्जरी, डिस्केक्टमी दोनों ही एंडोस्कोप से हम करते हैं। दूसरा, मैंने अवेक स्पाइन सर्जरी पे काफ़ी काम किया है, जिसमें पेशेंट को बिना बेहोश करे, बिना ट्यूब डाले सर्जरी करा जाए। तो ये मैं बता सकता हूँ कि जो मेरा तरीका है अवेक स्पाइन सर्जरी करने का, वो पब्लिश भी हो जाएगा। वो दुनिया में अभी डिस्क्राइब नहीं है, जहाँ पेशेंट को टेढ़ा करके बिना बेहोश करे हम सर्जरी करते हैं। और इसके धीरे धीरे करके ये बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि फेमस हो जाएगा, ऑल्दो मुश्किल है। बट अवेक स्पाइन सर्जरी अगेन दिल्ली में और कोई भी अथॉरिटी से नहीं कह सकता कि यहाँ पे किया जाता है। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट इतने अच्छे हैं कि वो एक डॉक्टर मोहन जी, डॉक्टर सुनील, और बाकी जो हमें वो ऐसा पेशेंट दे देते हैं कि वो बिल्कुल सुन भी होता है उसका नीचे का एरिया, और वो हिलता भी नहीं है, और ट्यूब डालने की ज़रूरत तो है नहीं, तो ICU जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, या जिनकी लंग्स ख़राब है, जिनको बाकी मेडिकल इश्यूज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और मेरा एक भी पेशेंट नहीं है जिसको मैंने अवेक स्पाइन सर्जरी करी जो कि ICU में गया ऑपरेशन के बाद, वो जनरल अपने कमरे में ही जाते हैं। और तीसरा है डिफॉर्मिटी करेक्शन। अगेन दिल्ली में 4-5 सेंटर्स हैं जहाँ डिफॉर्मिटी करेक्शंस होती हैं, बहुत हाई रिस्क सर्जरीज होती हैं, 8, 10, 12 घंटे चलती हैं, और हमने ये सर्जरीज यहाँ पे करी हैं। और ये सर्जरीज भी बहुत टेक्निकली बहुत डिमांडिंग होती है। अगेन बहुत ज़्यादा एनेस्थेटिक इनपुट चाहिए इसमें। और अगेन हमारा सेंटर अब एक ऐसा सेंटर है जो ये सर्जरीज करता है, और हम आगे और भी करेंगे। तो जर्नी टिल नाउ मैंने आई थिंक 150 से ऊपर सर्जरीज कर ली हैं संत परमानंद ने पिछले 3 साल में। और मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है कि पेशेंट्स के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, रिलेशनशिप बने, और वो ज़िंदगी भर चलता रहे। ट्रस्ट ही इसका बेसिस है। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, कोई अपना शरीर मुझे क्यों देगा सर्जरी कराने के लिए? उसका मुझ पर ट्रस्ट है तो वो दे रहा है। उसको भी पता है कि हो सकता है बेहोश करें, ऑपरेशन करें, उसके बाद पाँव ना चले। ये पॉसिबिलिटी तो ऐसा के दिमाग में तो होता ही है ना कि पाँव ना चले फिर क्या होगा, या फिर ट्यूब बाहर ना निकले, वेंटिलेटर, क्या पता कुछ और ही हो जाए। बट वो ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, इस सेंटर पे ट्रस्ट करते हैं और सर्जरी कराते हैं। तो यही है बेसिस जिसके बेसिस पे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, और जिसके बेसिस पे स्पाइन सर्जरी आगे प्रोग्रेस करेगी, या कोई भी ब्रांच आगे प्रोग्रेस करती है।
तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट्स अब डरने से बाहर निकल रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे सारी की कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होता, मेरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। किसी भी डॉक्टर के, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे कॉम्प्लिकेशंस होंगे ही, बट मैं अपने पेशेंट्स को कभी भी कॉम्प्लिकेशंस के बाद में छोड़ता नहीं हूँ। उन्हें चाहे दोबारा सर्जरी करनी पड़े मैं करता हूँ, अपने खुद ही करता हूँ, इधर उधर नहीं भगाता, और यही मेरा पर्पस है। और 99% पेशेंट जो है मैं कहूँगा मेरे से सेटिस्फाइड ही हैं। 1-2% पेशेंट्स होंगे शायद उनको कम्युनिकेशन गैप होगा, कुछ होगा जो शायद कुछ बोलेंगे, लेकिन बहुत ही मिनिमम है। तो मैक्सिमम पेशेंट मुझसे गले मिल के जाते हैं और मेरे से अच्छा रिलेशनशिप है उनका, और यही मुझे आगे लेके जाना है। तो थैंक यू ऑल, आप सब आए यहाँ पे वर्ल्ड स्पाइन डे पे, आपने टाइम निकाला। और ये मेरा स्पाइन वॉल ऑफ फेम है, ये सब मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने जो खुश हैं, आज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पूरी मेरी जर्नी देखी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी एपिसोड्स देखते रहें। धन्यवाद।